हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो मंडे को शाम को 8:30 बजे आपका एक एमसीक्यू मॉक टेस्ट सीरीज चालू होने वाला है, जहां पे हम लोग क्लास इको का पूरा मॉक टेस्ट बोर्ड एग्जामिनेशन के पैटर्न में सॉल्व करेंगे। तो उसकी अनाउंसमेंट क्लास आपको शाम तक मिल जाएगी, कैसे होगा क्या होगा। बट फिलहाल इसी क्लास प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए मैं इकोनॉमिक्स के अंदर आज 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। हार्डली क्लास 15-20 मिनट लूंगा आपके। वीडियो को पॉज करके जरूर आप बताना कि किस क्वेश्चन का क्या क्या आंसर होगा, ताकि टर्म 1 का एक बार क्विक रिवीजन हो जाए सारे के सारे क्वेश्चंस का। चलो चेक करते हैं क्लास। इसमें सीबीएसई ने हाल फिलहाल में एक प्रैक्टिस पेपर भी रिलीज किया है, जिसमें से क्लास मैंने कुछ क्वेश्चन लिया हुआ है। स्टेटमेंट 1, अ बजट प्रिपेयर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इज रेफर्ड टू एज अ यूनियन बजट। क्या जो स्टेट गवर्नमेंट बजट बनाता है क्या उसको यूनियन बजट कहते हैं? नहीं, तो पहला स्टेटमेंट जो है गलत हो गया। दूसरा क्या है? बजट ऑलवेज रिप्रेजेंट एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ रिसीट एंड एक्सपेंडिचर। बिल्कुल ट्रू है क्लास कि बजट जो होता है गवर्नमेंट का बजट, उसमें एस्टिमेटेड वैल्यू शो करते हैं कि कितनी कमाई होने वाली है और कितना खर्चा सरकार का होने वाला है अपकमिंग ईयर के अंदर। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो फॉल्स है, 2 करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है, जहां स्टेटमेंट 2 करेक्ट है और स्टेटमेंट 1 जो है वो फॉल्स है। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखो, वीडियो पॉज करो और क्लास कोशिश करो बताने की कि क्या आंसर होगा। स्टेटमेंट 1, द सप्लाई कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज वर्टिकल लाइन। थोड़ा सप्लाई कर्व जो है ना फॉरेन एक्सचेंज का इस तरीके से होता है, वर्टिकल लाइन नहीं होता। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। सप्लाई कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिप्रेजेंट डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एक्सचेंज रेट एंड क्वांटिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। बिल्कुल करेक्ट है। सप्लाई कर्व जो होता है वो बताता है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट का और फॉरेन एक्सचेंज रेट और सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो फॉरेन करेंसी की सप्लाई भी बढ़ेगी। तो पहला गलत, दूसरा सही। तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, 1 इज फॉल्स, यानी कि 2 क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है। डैशेस इंस्टीट्यूशन इज अ पार्ट ऑफ फॉर्मल सेक्टर लेंडिंग इन रूरल बैंकिंग। तो फॉर्मल सेक्टर लेंडिंग कौन सा है जो फॉर्मल सेक्टर के अंदर आता है? कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक और कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। ये 3 है। मैंने आपको 7 लिखवाए थे, 4 और कौन कौन से हैं वीडियो के कमेंट में मेंशन करो अगर आपको 4 और पता है तो। यानी कि इसका आंसर तो डी है, थर्ड का होगा ऑल ऑफ दीज। तो देखो आपका टेस्ट है, इसीलिए इससे पहले कुछ क्विक रिवीजन करा रहा हूं बस आपको। मंडे को टेस्ट होगा, अनाउंसमेंट शाम तक आ जाएगी, जरूर देख लेना उसको। चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द गिवन बिलो। आपको करेक्ट पेयर बताना है कि कौन सा पेयर जो है वो करेक्ट है। विच पेयर इज करेक्ट, आपको करेक्ट पेयर बताना है कौन सा पेयर जो है वो करेक्ट है। बोरोइंग फ्रॉम आईएमएफ तो रेवेन्यू नहीं होता, कैपिटल होता है, तो पहला तो गलत हो गया। ठीक है, ये गलत हो गया। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये बिल्कुल सही है क्लास। अगर आप स्कूल बिल्डिंग बनाते हो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। टैक्स जो है वो रेवेन्यू रिसीट होता है, कैपिटल रिसीट नहीं होता। परचेज मेट्रो कोच कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, रेवेन्यू नहीं होता। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट, यानी फोर्थ क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जब आप स्कूल बिल्डिंग बनवाते हो तो। Which of the following types is are generally proportional in nature? तो क्लास कौन सा ऐसा टैक्स है जो proportional नेचर का है? proportional, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? Which of the following type of taxes is are or generally proportional in nature? कौन सा proportional in nature होता है? proportionate लगता है क्लास, यानी इसका सेल का इतना परसेंट, परचेज का इतना परसेंट। तो ऑब्वियस है क्लास इनडायरेक्ट टैक्स है, तो फिफ्थ का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। पढ़ो जरा असर्शन रीजन। Cooperative marketing is an effective way of removing the middleman and giving farmer a fair price. कोऑपरेटिव मार्केटिंग एक बहुत अच्छा तरीका है, एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे हम इफेक्टिव तरीके से मिडिलमैन को रिमूव कर सकते हैं और फार्मर्स को फेयर प्राइस दे सकते हैं। मिडिलमैन को रिमूव करके फार्मर को फेयर प्राइस दे सकते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है? रेगुलेटेड मार्केट गिव्स द फार्मर एज अ प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट फ्री फ्रॉम वेरियस फॉर्म ऑफ मैनिपुलेशन। तो अगर मार्केट रेगुलेटेड होता है तो बहुत सारे मैनिपुलेशन से बच जाते हैं किसान, उनके साथ नुकसान धोखाधड़ी नहीं होता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं क्लास, पर क्या ये नीचे वाला उस ऊपर वाले का रीजन है? तो क्लास ये दोनों अपने अपने में इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है। ये रेगुलेटेड मार्केट का कॉन्सेप्ट है, ये कोऑपरेटिव मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, दोनों अलग अलग है इसमें क्लास। किसी का रीजन नहीं है ये दोनों स्टेटमेंट हालांकि ठीक है, बट ये रीजन किसी का नहीं है। ओके, नेक्स्ट। Seventh question. Since independence, the economic condition of many farmers across India has improved as they have adopted horticulture as a secondary source of income. तो क्लास हॉर्टिकल्चर जो है उससे उनको फायदा हुआ लोगों को हॉर्टिकल्चर से, तो करेक्ट है क्लास। हॉर्टिकल्चर से ऑब्वियस है क्लास, बहुत सारे किसानों की इनकम भी इंक्रीज हुई, उनको फायदा हुआ। वेरिंग क्लाइमेट कंडीशन हैव बीन गिवन एन एडेड एडवांटेज टू बी द प्रोड्यूसर। तो सीधी सी बात है, हमारी कंट्री का जो क्लाइमेट है वो बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से प्रोड्यूसर्स को अलग अलग तरीके का क्रॉप
क्रॉप उगाने में फायदा मिलता है, क्रॉप रोटेशन में भी उनको फायदा होता है। तो हॉर्टिकल्चर का फायदा यहाँ भी दिख रहा है और ये बताता है इस वजह से हॉर्टिकल्चर का फायदा है। मतलब पहला कह रहा है कि हॉर्टिकल्चर से फायदा हुआ है, दूसरा कह रहा है क्यों फायदा हुआ, इस वजह से फायदा हुआ। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है और इवन ये करेक्ट रीजन भी है। तो 7th क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट है। 8th क्वेश्चन, आप सब लोगों ने बोला सर असर्शन रीजन लेके आओ, तो मैं उसी क्वेश्चन को सारे को रख रहा हूं यहाँ पे। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंप्लाइज द डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटी स्किल्स अमंग द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या, आपके स्किल्स, आपका टैलेंट, उसको डेवलप करना कंट्री के लोगों का। करेक्ट है बिल्कुल। रीजन है फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल इज लॉन्ग एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। जो ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन है वो लंबा प्रोसेस है और कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो यार ये स्टेटमेंट तो ठीक है, ये स्टेटमेंट भी ठीक है, लेकिन ये इसका रीजन कहां बता रहा है, खुद सोचो। क्या ये कोई उसका रीजन बता रहा है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो लॉन्ग टर्म और कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये अपने एक बात कह रहा है और वो कह रहा है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से स्किल्स और एबिलिटी डेवलप होती है। तो ये इसका रीजन नहीं है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है बट उसका रीजन नहीं है। सो बी ऑप्शन 8th क्वेश्चन का करेक्ट है। आप वीडियो पॉज करके आराम से देखो, टाइम लो अपने हिसाब से। अगर आपको लगता है कि हाँ इतने टाइम में मेरा क्वेश्चन हो गया तो प्ले करो और देखो कि मेरे से आपका आंसर मैच करता है कि नहीं। टेस्ट है क्लास, बहुत पूरा का पूरा मॉक टेस्ट बोर्ड एग्जामिनेशन के पैटर्न में। और क्वेश्चन क्लास मेरी जितने भी वीडियोस आपने देखी हैं उनमें से क्वेश्चन क्लास काफ़ी सारे पिक करूंगा मैं। सैम्पल पेपर भी, उससे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो प्लीज़ ये एक तरीके से आपका कंप्लीट ओवरऑल रिविजन होगा। टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करना क्लास, इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनाउंसमेंट क्लास आज रात तक आ जाएगा कि किस तरीके से होने वाला है टेस्ट। ओके, चूज द इनकरेक्ट पेयर, गलत पेयर बताना है क्लास। फिजिकल कैपिटल, फिजिकल कैपिटल जो है वो सेपरेबल फ्रॉम इट्स ओनर है, सही है। ह्यूमन कैपिटल डेप्रिशिएट विद टाइम। ट्रेनिंग इंक्रीज लेबर प्रोडक्ट, ट्रेनिंग से प्रोडक्टिविटी की लेबर इंक्रीज होती है। और जो माइग्रेशन है, माइग्रेशन जो है वो कॉम्पोनेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, कॉम्पोनेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन तो आता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर आता है माइग्रेशन भी। तो इसमें से जो गलत है वो क्लास बी है। फिजिकल एसेट जो है वो डेप्रिशिएट होता रहता है, लेकिन जो मतलब कि ह्यूमन कैपिटल है वो ओवर टाइम बढ़ता है, डेप्रिशिएट नहीं होता। आपका टैलेंट अगर कुछ है तो हाँ, बहुत लंबे समय तक अगर आप उसे यूज नहीं कर रहे तो आप उसे लूज कर सकते हो, अदरवाइज नॉर्मली डेप्रिशिएट नहीं होता ईयर आफ्टर ईयर। चूज द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। कौन सा पेयर इनकरेक्ट है? डीवैल्यूएशन ऑफ रूपी, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, करेक्ट है क्लास। रिडक्शन टैक्स रेट, टैक्स रिफॉर्म, सही है। तो इस तरीके से ना आपको 4 अलग अलग चीजों को पता भी चल गया इस एमसीक्यू से। और प्राइवेट सेक्टर बैंक लैंड रिफॉर्म का नहीं है बेटा। प्राइवेट सेक्टर बैंक कौन से रिफॉर्म का है, कमेंट कर बताओ क्लास। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म का है, किसका है? चेंज इन आरबीआई, तो ये फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म है। प्राइवेट सेक्टर बैंक लैंड रिफॉर्म नहीं है, सी ऑप्शन जो है गलत है, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है वो लैंड रिफॉर्म नहीं है, फाइनेंशियल रिफॉर्म है कि नए नए प्राइवेट सेक्टर बैंक आने लगे। विच द फॉलोइंग ट्रू अबाउट रेवेन्यू रिसीट, कौन सा ट्रू है? नॉन रैकरिंग इन नेचर, नॉन रैकरिंग इन नेचर होता है क्लास रेवेन्यू? नहीं, वो तो रैकरिंग इन नेचर होता है, पहला गलत है। मे क्रिएट लायबिलिटी, लायबिलिटी क्रिएट नहीं करता। डू नॉट लीड्स टू इंक्रीज इन लायबिलिटी, सही है क्लास, क्योंकि रेवेन्यू रिसीट वो रिसीट होती है सरकार की जिससे सरकार की कोई भी लायबिलिटी नहीं बनती है। और इंक्लूड लोन, तो लोन रेवेन्यू में नहीं आता, किसमें आता है क्लास? कैपिटल के अंदर आता है। तो 11 क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बट आई होप कि आप लोगों से क्वेश्चन बन रहे हैं और मुझे कमेंट करके बताना लास्ट में आउट ऑफ 20 कितने क्वेश्चन क्लास आपके सही आए और कौन सा क्वेश्चन आपको सबसे सही लगा। और इनमें से कोई भी क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जा सकता है, कोई भी क्वेश्चन। तो आपके कहने पे मैंने क्लास बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जहाँ पिक करके दिखाया हुआ आपको। तो आई होप क्लास आप जो है अच्छे से इसको बनाओगे। और जो क्वेश्चन गलत जा रहे हैं प्लीज उसे लिख के रख लेना कॉपी में, ताकि अभी वो गलत जा रहे हैं ठीक है, लेकिन बिफोर एग्जाम अगर आपको दिख जाए, एग्जामिनेशन में दिख जाए आपके, तो उसमें गलती नहीं जानी चाहिए। अभी गलती होगी सही है, कोई बात नहीं, तब गलती ना हो। इन 2021 द गवर्नमेंट सेड दैट डिस्पाइट द करंट रिसोर्स क्रंच, पैसों की कमी होने के बावजूद भी सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाया हुआ है। तो बताओ क्लास सरकार ने कहां खर्च किया होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर किस पे होता है? जहां पे आपकी कोई ना कोई लायबिलिटी कम हो जाती है, नहीं तो कोई ना कोई एसेट बढ़ जाता है। तो यहां देखते हैं इंक्रीज इन सैलरी, सैलरी तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब लोन नहीं है इंटरेस्ट है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। पेइंग पेंडिंग पेंशन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रिपेड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट, यानी कि रैपिड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट। तो हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के नए नए प्रोजेक्ट लेके आएंगे और उस प्रोजेक्ट के थ्रू हम क्या करेंगे, चीजों को ठीक करेंगे। सो 12 क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट है। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो खर्चा किया जा रहा है दिस इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो ये रेवेन्यू नहीं है, कैपिटल है। विच द फॉलोइंग विल बी डेबिटेड ऑन कैपिटल अकाउंट ऑफ इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट? तो बीओपी में डेबिट साइड, डेबिट का मतलब पैसा जाना, ठीक है। तो वो भी कौन से अकाउंट में? कैपिटल, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बोरोइंग्स और फॉरेन ऑफिशियल रिजर्व, ये 3 चीजें आती हैं उसके अंदर। हाँ, इंडियन वुमेन है बाइंग अ चाइनीज कंपनी, इंडियन वुमेन ने चाइनीज कंपनी को खरीद लिया, इंडिया की महिला ने चाइनीज कंपनी को खरीद लिया। तो बेटा अगर उन्होंने चाइनीज कंपनी को खरीदा है तो क्या होगा उस सिचुएशन में?
तो यार खरीदा तो पैसे देने पड़ेंगे ना, तो डेबिट साइड आएगा बिल्कुल। और कैपिटल अकाउंट, तो ए ठीक लग रहा है मुझे। बाकी पढ़ लेते हैं क्लास, हमेशा एमसीक्यू में लास्ट तक पढ़ा करो चार ऑप्शन को। एन इंडियन वुमेन स्पेंडिंग रेमिटेंस, तो यार सेंडिंग रेमिटेंस तो नहीं आएगा। अमेरिकन कंपनी बाइंग शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी, तो वो तो पैसे हमें देगा ना, वो क्रेडिट होगा, डेबिट नहीं होगा। एन अमेरिकन कंपनी सेलिंग मोबाइल, मोबाइल तो वैसे भी नहीं आएगा बिकॉज वो करंट अकाउंट के अंदर आता है, कैपिटल अकाउंट के अंदर नहीं आता। 13 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। 14 क्वेश्चन देखो। In 20th century, under British rule, India had export surplus. Where was this surplus used? To invest in capital goods? नहीं. To invest in capital goods industry in Britain? To meet the official war expenses of Britain? ये सही है क्लास। ऑफिशियल वॉर एक्सपेंस में सरकार इस पैसे खर्च कर रही थी, सैलरी कोई इंडियन गवर्नमेंट को दे ही नहीं रही थी। ब्रिटिशर्स अपने जो वॉर में 1945 के टाइम पे जो सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, वहां उस पैसे का यूज कर रही थी। 16 क्वेश्चन, आपको 4 स्टेटमेंट दिया गया, आप बताओ इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट आपको लग रहा है कि सही है। करेक्टली रिप्रेजेंट एक्शन टेकन बाय द गवर्नमेंट टुवर्ड्स, अच्छा लिबरलाइजेशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। लिबरलाइजेशन के लिए लेवी हाई टैरिफ ऑन डिस्करेज, यार डिस्करेज नहीं किया था इंपोर्ट को। डिवैल्यूएशन ऑफ रूपी तो हुआ था क्लास यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म में। अलाउ फॉर प्राइवेट बैंक्स टू मेक डिसीजन, बिल्कुल प्राइवेट बैंक्स को डिसीजन के लिए अलाउ कर दिया था। फिक्सिंग प्राइस फॉर सर्टेन इंडस्ट्रियल गुड्स इन ऑर्डर टू सपोर्ट इंक्रीज कंजप्शन ऑफ दीज गुड्स टू बूस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, नहीं सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। तो लिबरलाइजेशन के अंदर जो सही ऑप्शन है क्लास क्यू और आर का सही है। तो आप देख लो 16 क्वेश्चन का आंसर क्या है क्लास, क्यू और आर, यानी कि 16 क्वेश्चन का सी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। 4 और क्वेश्चन बचे हैं क्लास, उन्हें भी देखो और बताओ क्लास कितना आपका स्कोर किया, और क्योंकि डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन मैंने रखे हैं इसके अंदर। Which of the following fall under the role of वर्ल्ड ट्रेड, क्या काम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। सेटिंग लिमिट फॉर डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के लिए लिमिट बनाना कोई काम है क्लास उसका, या लिमिट तो वैसे भी हटाता है, ये बनाता कहाँ है। मैंडेट द लेवल ऑफ टैक्स लेवी ऑन फॉरेन फर्म ऑन डेवलपिंग कंट्री, ऐसा भी कुछ नहीं है। अबाइडिंग द डेवलपमेंट ऑफ पुअर कंट्री बाय प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, तो भैया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट डब्ल्यूटीओ नहीं करता, मे बी जो कंट्री रिकंस्ट्रक्ट होने जा रही है उसके लिए वर्ल्ड बैंक है या फिर क्लास आईएमएफ है उनके लिए। प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर मेंबर कंट्री टू डिसाइड फ्यूचर टैरिफ रिलेटेड स्ट्रैटेजी, तो फ्यूचर टैरिफ रिलेटेड स्ट्रैटेजी को डिस्कस कर सकते हैं। तो 17 क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि देखो डब्ल्यूटीओ का जो काम है ना वो है टैरिफ बैरियर को हटाना, ट्रेड बैरियर हटाना। तो किसी भी कंट्री ने कोई भी अगर बैरियर लगा रखा है तो अपने मेंबर्स कंट्री से बोल के उस बैरियर को हटाता है ताकि पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल ट्रेड स्मूथली हो सके। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ पब्लिक गुड, कौन सा पब्लिक गुड्स होता है। मेडिसिन, इंजेक्शन तो नहीं है क्लास, आम जनता के लिए नहीं है। बुक स्टेशनरी भी नहीं है, हाउस और फर्नीचर बिल्कुल भी नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर, जो पुलिस की सर्विस मिलती है आपको, डिफेंस का सर्विस मिलता है, कोई भी लॉ का सर्विस आपको मिल रहा है, देश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहता है, इसकी वजह से क्राइम नहीं होता है या कम होता है, उसे खत्म करते हैं, हमें भरोसा है कि यार क्राइम नहीं होगा क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर है हमारे साथ। तो डी पब्लिक गुड्स है। पब्लिक गुड्स का मतलब कोई सामान मत समझना, ये नॉर्मली पब्लिक गुड्स ही है, ठीक है, चाहे वो सर्विस के अंदर हो तब भी। Which of the following could aid in human capital formation, तो कौन सा क्लास ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। तो एक्सपेंडिंग द लेबर मार्केट बाय इंक्रीजिंग सप्लाई ऑफ जॉब, क्रिएटिंग लार्जर इंडस्ट्रियल विथ मोर कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट, तो ये तो फिजिकल हो गया, साफ साफ लिखा है इक्विपमेंट वगैरह। क्रिएटिंग ओपन मार्केट फॉर इंक्रीज स्टेबिलिटी, प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी इन द फैमिली, तो कौन सा जो है वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को डिस्क्राइब करता है, डिराइव करता है। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, आपका टैलेंट, आपका स्किल्स, तो ये क्या है क्लास, प्रमोटिंग जेंडर इनइक्वालिटी, तो जेंडर इक्वालिटी इन क्लास फैमिली, तो जेंडर इक्वालिटी यानी आपका टैलेंट, आपका स्किल जो है वो काफी हेल्प करेगा। जेंडर इक्वालिटी अगर होगी, मेल फीमेल के बीच में कोई भेदभाव अगर नहीं होता है तो, ठीक है। नेक्स्ट है, बाकी सब तो क्लास फिजिकल असेट की बात करता है। इफ रिजर्व रेशियो इज 20%, व्हाट अबाउट द टोटल रिजर्व आफ्टर इनिशियल डिपॉजिट। अच्छा 20% तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/LRR इंटू 100, सो 1/20 इंटू 100, 20 इंटू 500, 5 गुना हो जाएगा। तो किसका 5 गुना जो है वो, अच्छा इनिशियल डिपॉजिट दे रखा है, इनिशियल डिपॉजिट 200 दे रखा है, तो 200 का 5 गुना 1000 कर लो, आ जाएगा आंसर। 200 का 5 गुना क्या हुआ क्लास, 1000। सो ये क्वेश्चन है, उसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। आई होप क्लास कि 20 के 20 क्वेश्चन क्लास बहुत आसानी से आप लोगों ने बना लिया और आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करके आओगे। और टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट, अनाउंसमेंट शाम को आ जाएगी, बस ऐसी पढ़ाई करते रहो। एग्जाम बहुत क्लोज है यार, दिन रात मेहनत करो, एक करो, यही मेहनत है जो क्लास काम आएगा आगे, और रिजल्ट देखना आपका बहुत अच्छा आएगा। टेक केयर, बाय बाय। अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट जरूर करना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कॉमर्स के स्टूडेंट हो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। अपने सारे क्लासमेट दोस्तों भाई बहन को इस चैनल को शेयर करो, क्योंकि दिन रात आपकी प्रिपरेशन करने के लिए मैं बैठा हूं यहाँ पर, चाहे टर्म 1 हो चाहे टर्म 2 हो। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।